नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है ये। उत्तर प्रदेश की जितनी भी सरकारी वेबसाइट है प्लस जितने भी लेटेस्ट एक्ट हैं, लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑथेंटिक साइट्स हैं, जहां से जितनी भी उत्तर प्रदेश की न्यूज़ होती है उन सबको छांट के लाया गया है ये करंट अफेयर। तो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर का पापा वीडियो है ये। इसको आप ज़रूर देखिए। जो लोग भी उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी आयोग के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की, पीसीएस की, बीओ की, लेक्चरर की, जीआईसी की, जितने भी वैकेंसी निकलती है यूपीपीएससी की, जहां जीएस और करंट अफेयर आता है, उन सबके लिए ज़रूरी है ये वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में जहां जहां उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाने की संभावना रहती है, उन सबके लिए ज़रूरी है ये वीडियो। और अगर आप जो है उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं तो यूपी के सारे एग्जाम्स में, यूपीपीएससी के आरओ में हो गया, पीसीएस में हो गया, बीओ में हो गया, और भी जितने एग्जाम्स हैं जहां जीएस और करंट आती है, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स पर रिलाई कर सकते हैं, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो भैया ये उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड पापा वीडियो है ये। इसको देखिए पूरा। वीडियो के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। पिछले 8 साल से इसको फॉलो करने वाला, स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पीडीएफ पेड ही रहेंगी इनकी, मंथली बाइलिंगुअल यूपी करंट की, बिहार करंट की, टोटल करंट की पीडीएफ आप हमारे ऐप में पा सकते हैं। पापा पीडीएफ वाला फोल्डर में आप जो है सर्च करके बाई करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में पिछले महीने का यूपी का, उत्तर प्रदेश का जितना करंट अफेयर सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, सिर्फ उतना ही लिया गया है। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर फरवरी माह 2025 का हम लोग कंप्लीट करेंगे बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। पहला सेक्शन अपॉइंटमेंट सेक्शन है। इस बार फरवरी मंथ में ज्ञानेश कुमार जी आगरा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं, न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया 26 में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की चयन समिति ने ज्ञानेश कुमार को चुना है इस वर्ष, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी बनती है इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए। तो इस समिति में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, एक कोई कैबिनेट रैंक के मंत्री हो सकते हैं और एक लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होते हैं। तो तीनों की समिति जो बनी, इन लोगों ने ज्ञानेश कुमार को सिलेक्ट किया है यहाँ पर नए सीईसी के तौर पर। ज्ञानेश कुमार जी ने सीईसी राजीव कुमार का स्थान ग्रहण किया। राजीव कुमार का टेन्योर खत्म हो चुका है, तो इनकी जगह पर आए हैं ज्ञानेश कुमार जी, आगरा से बिलोंग करते हैं। हनुमान प्रसाद शुक्ल महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति बने हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर तहसील के बलारमऊ गांव के हैं ये प्रोफेसर हनुमान प्रसाद, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति ये बने हैं। समिट कॉन्फ्रेंसेस फेस्टिवल्स मीटिंग्स वाले सेक्शन में आ जाते हैं। भारतीय कला कांग्रेस का 32वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? नोएडा में। उद्घाटन किसने किया? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। इस सम्मेलन का विषय क्या था? कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। इंग्लिश मीडियम में भी देख लीजिए एक बार, रेंडरिंग इंडियन एपिक्स इन आर्ट एंड कल्चर, ये इस बार थीम थी। और इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसने आयोजित किया, ये सब भी पूछ लेते कभी कभी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, ये नोएडा में है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत जो आता है, उसने ऑर्गेनाइज किया था इसको। उत्तर प्रदेश सरकार का इवेंट नहीं था। जैसे अगर मान लीजिए दो स्टेटमेंट आ जाए कि पहला भारतीय कला कांग्रेस का आयोजन 32वां नोएडा में हुआ था, इसका आयोजन मान लेते हैं, प्रश्न आ जाता है भारतीय कला कांग्रेस के 32वें सम्मेलन का आयोजन नोएडा में हुआ था, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग या उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था। तो सेकंड स्टेटमेंट आप रॉन्ग मान लेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन रहे हैं, तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हस्तशिल्प, रंग और रसायन तथा परिधान प्रौद्योगिकी पर यह एग्जीबिशन लगा था ग्रेटर नोएडा में। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में दीप प्रज्वलित करके जो है परिधान प्रौद्योगिकी, रंग एवं रसायन, हस्तशिल्प कार्यक्रमों का उद्घाटन किया था। ग्रेटर नोएडा कार्यक्रम भारत टेक्स 2025 के अंतर्गत इसको आयोजित किया गया था, जबकि वृहद कार्यक्रम भारत मंडपम में हुआ था 14 से 17 फरवरी को। मतलब भारत टेक्स का सम्मेलन ये भारत मंडपम में हुआ था, लेकिन उसके एक सब कार्यक्रम के रूप में इसका आयोजन किया गया था।
चार मुख्य केंद्रित विषय क्या थे? गारमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपो 2025, डेशम भारत टेक्स 2025, डाइकेम वर्ल्ड भारत टेक्स 2025, हस्तशिल्प या हस्त निर्मित उत्पाद प्रदर्शनी, हैंडमेड प्रोडक्ट्स एग्जीबिशन और इंडिया सोर्सिंग कनक्लेव। ये सब जो इवेंट्स हुए थे इसमें ग्रेटर नोएडा में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। काशी तमिल संगमम। काशी तमिल संगमम जो है KTS 3.0 है। इसका मतलब है कि पहले दो संगम आयोजित हो चुके हैं। काशी तमिल संगमम बेसिकली एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है जिसमें उत्तर प्रदेश का जो काशी यानी वाराणसी है और तमिलनाडु में जो चेन्नई है अपना जो शेयर्ड कल्चरल बॉन्ड जो है वो शेयर करते हैं। आपस में ज्ञान परंपरा साझा करते हैं, एक दूसरे का कल्चर और खाने पीने की परंपराएं, साहित्य बेसिकली जो लिखा गया है एक दूसरे से साझा करते हैं। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और कई सारे मिनिस्ट्रीज इसको मिलकर के सक्षम बना रही है। एक भारत श्रेष्ठ कार्यक्रम जो चल रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम, उसके तहत या उसी के लाइंस पर है ये आयोजित किया जा रहा है काशी तमिल संगमम। और ये तीसरा वाला कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में। तीसरा वाला वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसमें कुल मिलाकर तमिलनाडु से कई सारे विद्वान आते हैं, कई सारे मतलब एजुकेशन से जुड़े लोग आते हैं, टूरिज्म से जुड़े लोग आते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आकर के देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो कल्चर है क्या मिलता जुलता है चेन्नई कल्चर से या फिर क्या चीज़ें अलग हैं। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत ये कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है। कल्चरल बॉन्ड जो है इसको मजबूत करने का लक्ष्य है और एक दूसरे का कल्चर सीखने का लक्ष्य है, कल्चरल टाइज आगे बढ़ाने का लक्ष्य है। ये एक लक्ष्य हो गया। दूसरा ये कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने के संदर्भ में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की लॉन्च डेट क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। मैं हमेशा पूछता हूँ आपसे जिससे आपको याद बना रहे, क्योंकि ये कार्यक्रम थोड़ा पहले आया था और पहले के स्कीम्स कैंपेन ये सब भी पूछे जा रहे हैं आजकल। उद्घाटन किसने किया अगर आपसे पूछे तो उत्तर प्रदेश के CM जी ने किया इस बार उद्घाटन, और यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर एल मुरुगन ने 15 फरवरी 2025 को वाराणसी में इसका आयोजन किया। इस बार की थीम क्या थी? थीम थी यहाँ पर लिगेसी ऑफ ऋषि अगस्त। ऋषि अगस्त की लिगेसी इस बार KTS 3.0 की थीम थी। इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल, इसका आयोजन प्रयागराज में हुआ था महाकुंभ के साथ साथ। पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ाने के लिए 16 से 18 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। 16 से 18 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव जो इस साल हुआ था 2025 का, इस बार इसका विषय था कुंभ की आस्था, प्रकृति संरक्षण और जलवायु, यानी कि फेथ ऑफ कुंभ, नेचर कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट, ये थीम थी। फेथ ऑफ कुंभ, नेचर कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट। इंपॉर्टेंट डेट्स थीम, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। वैसे तो वैश्विक तौर पर जरूरी है, भारत के लिए जरूरी है, लेकिन हमने इसको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में क्यों लिया है? क्योंकि इस साल वर्ल्ड वेटलैंड डे कहाँ पर बनाया गया था? ये पार्वती अर्गा रामसर साइट गोंडा उत्तर प्रदेश में मनाया गया था इस साल। इसका समारोह जो है इस साल बनाया गया था पार्वती अर्गा ये रामसर साइट में जो गोंडा उत्तर प्रदेश में। इस बार इसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर और कॉमन फ्यूचर। ठीक है, तो आपसे डायरेक्टली पूछेंगे कहाँ बनाया गया था, किस वेटलैंड में? पार्वती अर्गा रामसर साइट गोंडा उत्तर प्रदेश में। 17वां फाउंडेशन डे ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी NSSTA का ये 17वां स्थापना दिवस मनाया गया था। ये कहाँ पे स्थित है, मतलब ये कहाँ पे मनाया गया था दिवस? ये फाउंडेशन डे ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम एकेडमी का ये महालनोबिस ऑडिटोरियम NSSTA ये कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी ये कहाँ पे पड़ती है? ग्रेटर नोएडा में। ये आपसे स्टैटिक में भी आ सकता है। ये नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ पड़ती है? ग्रेटर नोएडा में। मालनोबिस ऑडिटोरियम में इस साल मनाया गया था। इस बार इसकी थीम थी एम्पावरिंग गवर्नेंस थ्रू स्टैटिस्टिकल एक्सीलेंस। आ जाएंगे साइंस इन टेक पर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी में फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की मौजूदगी पाई गई थी और काफ़ी बड़ी मात्रा में इसको पाया गया था। मतलब जो एक्सेप्टेबल लिमिट होती है, मतलब इतना कोलिफॉर्म बैक्टीरिया तो आप उससे नहा सकते हैं, इतना कोलिफॉर्म बैक्टीरिया तो उसको आप पी सकते हैं। तो परमिसिबल जो लिमिट है उससे काफ़ी ज़्यादा पाया गया था फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया बढ़ा हुआ है प्रयागराज के पानी में, मतलब गंगा के पानी में, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर काफ़ी सारे लोग बात कर रहे हैं कुंभ में, इस वजह से ये बढ़ा पाया गया था। फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया का सोर्स क्या होता है? ह्यूमन एंड एनिमल फीसेस में, यानी कि जो है मानव और जानवरों के मल में और सीवेज के पानी में पाया जाता है। तो आप कह सकते हैं काफ़ी सारा ये कोलिफॉर्म बैक्टीरिया गंगा नदी में रिसाव कर गया था कुंभ के दौरान। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऑबिचुरी सेक्शन पर आ जाते हैं। कामेश्वर चौपाल, कमरेल गांव, मरौना प्रखंड, सुपौल बिहार के थे। ये नहीं रहे। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के लिए पहली ईंट रखने वाले ये VHP नेता थे। ठीक है, विश्व हिंदू परिषद के नेता कामेश्वर चौपाल जो है
ये बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर रहे 2002 से 2014 तक, और जो है इन्होंने पहली राम मंदिर की ईंट यानी ब्रिक का निर्माण किया था, और ये अभी नहीं 2022, 23, 24 में नहीं, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर के लिए आह्वान किया था 1989 में, वहां पर उस समय पहली ब्रिक इन्होंने बनाई थी कि पहली ईंट वो रखेंगे। आचार्य सत्येंद्र दास के बारे में बात करें, अयोध्या उत्तर प्रदेश राम मंदिर के मुख्य पुजारी ये नहीं रहे, ठीक है। इनकी नियुक्ति 1992 में मुख्य पुजारी के तौर पर हुई थी। अब स्पोर्ट्स करंट अफेयर पर आ जाते हैं। 38वें नेशनल गेम्स आयोजन स्थल ये उत्तराखंड के जिले हैं। उत्तराखंड के करीब 7 सिटीज में इसका आयोजन किया गया था। मुख्य खेल देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार में हुए थे, ठीक है। 28 जनवरी से 14 फेब तक आयोजन। 38वें नेशनल गेम्स थे ये। इसका शुभारंभ खुद पीएम मोदी जी ने किया था। इसका शुभंकर मौली था, जो मोनाल पक्षी है, राजकीय पक्षी उत्तराखंड का, उससे प्रेरित एक कार्टून मौली इसका कह सकते हैं मैस्कॉट था। टैगलाइन यहाँ पर संकल्प से शिखर तक, थीम यहाँ पे हरित खेल, थीम क्या थी यहाँ पे, ग्रीन गेम्स। टोटल इवेंट्स यहाँ पे 32 हुए थे, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर 4 करीब एग्जीबिशन स्पोर्ट्स इवेंट या डिमॉन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स इवेंट भी हुए थे। आरएस पेपर में आया था 32 स्पोर्ट्स इवेंट्स उसमें हुए थे और 4 डिमॉन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स इवेंट यहाँ पे हुए थे नेशनल गेम्स में, ठीक है। 38वें नेशनल गेम्स में इस बार जितनी भी ट्रॉफी और मेडल यहाँ पे बनाए गए थे नेशनल गेम्स में, ये ई वेस्ट और जो है ई वेस्ट का प्रयोग करते हुए बनाए गए थे। तो मतलब ये सस्टेनेबिलिटी की ओर इसमें टारगेट किया गया था। सभी ट्रॉफियां और पदक ई कचरे से बने थे तथा प्रत्येक पदक विजेता के नाम पर एक पौधा भी लगाया गया था। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, जो कि इंडियन आर्मी से संबद्ध है, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड से नीरज चोपड़ा भी जुड़े थे पहले। तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड पिछली 6 राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 5वीं बार प्रथम स्थान पर आया है। ये ध्यान रखिएगा, पिछली 6 नेशनल गेम्स जो हुए हैं उसमें प्रथम स्थान पर पदक तालिका में कौन आ रहा है, यही आपका इंडियन आर्मी का जो है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। ये फर्स्ट पर उत्तर प्रदेश की रैंक यहाँ पर क्या थी, स्टेट्स और यूटीज में 13 नंबर पर उत्तर प्रदेश, गोल्ड मेडल भी उत्तर प्रदेश के 13, सिल्वर मेडल 20, ब्रॉन्ज मेडल 23, और इस तरीके से टोटल मेडल उत्तर प्रदेश के हुए 56। उत्तर प्रदेश की रैंक मेडल टैली में 13वीं और टोटल मेडल 56, गोल्ड मेडल 13 थे, ये जरूर ध्यान रख सकते हैं। अगले नेशनल गेम्स भी अनाउंस कर दिए गए हैं, 2026 में मेघालय में होंगे अगले नेशनल गेम्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आ जाएंगे एमसीक्यू सेक्शन पे। 22 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भारत के पहले बायोपॉलीमर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया था, तो उत्तर प्रदेश का ही नहीं, इंडिया का पहला बायोपॉलीमर प्लांट इनॉग्रेट किया गया था 22 फरवरी 2025 को लखीमपुर खीरी से। क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है उत्तर प्रदेश का, और यहाँ पर इंडिया फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी गई है। बायोपॉलीमर को प्लास्टिक के बदले हम लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज उससे मिलती जुलती हैं, लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल होता है, जबकि प्लास्टिक जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट होता है। अब जो ये बायोपॉलीमर है, इनके एग्जांपल आप देख लीजिएगा, एलपीडी है एक, आल्जीनेट एक है, एक चाइटोसन होता है, पॉपुलर एक टीपीएस होता है, ठीक है, एक काइटिन होता है। इन सब के नाम एक बार ध्यान कर लीजिएगा, और ये जो है इको फ्रेंडली होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, वेस्ट प्रोसेसिंग में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, फॉसिल रिसोर्सेज का यूज लिमिटेड होता है इनसे, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को घटाने में जो है हेल्प कर सकता है, और सस्टेनेबल मटेरियल है ये, तो सस्टेनेबिलिटी की तरफ हमको ले जाता है, कंपोस्टेबल है, बायोडिग्रेडेबल है, रिसाइक्लेबिलिटी इसकी हाई रहती है, ये सब इसके प्रॉपर्टीज हैं। तो बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड द्वारा 2850 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। इसकी आधारशिला भी रखी गई है, मतलब ये बनना शुरू हुआ है, ठीक है, ये बन करके तैयार नहीं हुआ। जब भी लोकार्पण शब्द आएगा तो इसका मतलब है कि कोई भी प्लांट या फिर कोई भी सिस्टम बन करके तैयार हो गया है, लेकिन जब शिलान्यास की बात आएगी तो इसका मतलब उसका निर्माण शुरू हुआ है। सूरजपुर वेटलैंड के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सूरजपुर आर्द्रभूमि की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक परियोजना विकसित की है, ये करेक्ट। फिर आर्द्रभूमि यमुना नदी बेसिन के अंदर जाती है और गौतम बुद्ध नगर जिले की दादरी तहसील के सूरजपुर गांव में स्थित है, ये सही है। इसके बाद है ये आरक्षित वन क्षेत्र है जो 308 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें 60 हेक्टेयर प्राकृतिक आर्द्रभूमि शामिल है, ठीक है। तो सूरजपुर वेटलैंड को जो है मतलब कह सकते हैं संरक्षित करने की बात की जा रही है। एक प्रोजेक्ट भी यहाँ पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने डेवलप कर लिया है। हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा डी, सभी कथन यहाँ पर सही है सूरजपुर वेटलैंड के बारे में। 6 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की अंतर्राष्ट्रीय एकेडमी का उद्घाटन किसने किया था, तो एनएसडीसी इंटरनेशनल एकेडमी नोएडा में इसका उद्घाटन किया है कह सकते हैं जयंत चौधरी ने, ठीक है, जयंत चौधरी ने। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री जिनका स्वतंत्र प्रभार है और शिक्षा राज्य मंत्री भी हैं जयंत चौधरी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में
एनएसडीसी अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन इन्होंने किया है, जयंत चौधरी। अगला क्वेश्चन है, इसमें 3 स्टेटमेंट है। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतर्राष्ट्रीय और अंतरिक्ष प्रशासन यानी कि नासा ने नोएडा में कक्षा 9 के छात्र दक्ष मलिक को एक क्षुद्रग्रह की अंतिम खोज के लिए मान्यता प्रदान की है, जिसे 2023 OG-40 नाम दिया गया है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो नासा का है, इसने दक्ष मलिक को बेसिकली रिकॉग्निशन दिया है कि उन्होंने जो है प्रोविजनल तौर पर डिस्कवरी की है एस्टेरॉयड की, जिसका नाम है 2023 OG-40। ये सही है। इसके बाद है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट बिझामई गांव में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 400 करोड़ रुपए की लागत से एक रडार बनाने की फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। ये कथन भी आपका सही है। अगला कथन है, फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में जल परिवहन और जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। तो उत्तर प्रदेश इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी जो है ये गठित की जाएगी टू प्रमोट वाटर ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म इन द स्टेट। ये करेक्ट है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक्चुअली इसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट कोई नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसमें डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आगे है, हाल ही में बीएचयू के जंतु वैज्ञानिकों ने एक शोध में किस नदी के जल में लगभग 1000 प्रकार के प्रदूषक तत्व पाए जाने की पुष्टि की है। तो बीएचयू ने वरुणा नदी में 1000 टाइप के पोल्यूटेंट्स अभी डिस्कवर किए हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, वरुणा नदी। आगे 15 फरवरी 2025 को वाराणसी में काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया, योगी आदित्यनाथ जी ने, एल मुरुगन ने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण से प्रेरित है काशी तमिल संगमम, और इस वर्ष जितने भी संगम होंगे वो 4S पर केंद्रित हैं: सेंट, ट्रेडिशन, साइंटिस्ट, सोशल रिफॉर्मर और स्टूडेंट्स। इन सबको एकजुट करने का काम किया जाएगा। और इस बार KTS 3.0 की थीम क्या थी? लिगेसी ऑफ ऋषि अगस्त्य, ये हम आपको बता चुके हैं। आगे है, सरस आजीविका मेला के संदर्भ में क्या सही है? इसका आयोजन 21 फरवरी से 10 मार्च 2025 तक नोएडा के शिल्प हाट में किया गया था। ये करेक्ट है। लास्ट टाइम जब सरस आजीविका मेला भारत में हुआ था, मतलब ये उत्तर प्रदेश में हुआ था, नोएडा में, तब पूछा गया था। तो इस बार भी पूछा जा सकता है। 2021 में जब हुआ था तो पूछा गया था, 2025 में फिर से हुआ है। 21 फरवरी से 10 मार्च 2025 के बीच कहाँ पे? नोएडा में। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया था। ये वाला स्टेटमेंट हालांकि रॉन्ग हो जाएगा। हमारे कृषि मंत्री जो है शिवराज सिंह, उन्होंने जो है उद्घाटन किया था। शिवराज सिंह चौहान जी ने इसका उद्घाटन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत की शिल्प और कलाओं का प्रदर्शन करना है। ये करेक्ट है। फिर चौथा स्टेटमेंट, इस बार मेले का आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान के सहयोग से परंपरा और संस्कृति के मतलब ये ट्रेडिशन, आर्ट, कल्चर पर फोकस करते हुए इसका आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है। फिर है, इस मेले की थीम है इस बार लखपति दीदी की निर्यात क्षमता का विकास करना, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ लखपति दीदीज, ये इस बार थीम है। तो हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर 1, 3, 4, 5 यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। इसका उद्घाटन हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। आप एक मेरे सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जल्दी से कमेंट करके बताइए। VPO जो लोग देने जा रहे हैं जून मंथ में, उनके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। हेडक्वार्टर कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 80 बीघे में औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी? इंडस्ट्रियल पार्क जो है 80 बीघे की जगह में सेटअप किया जाएगा। कहाँ पे? गाजीपुर में। ठीक है, गाजीपुर में। बी यहाँ पे सही है। आगे है, फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने फलों और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए एक नई सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है? सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी किसने विकसित की है? IIT कानपुर ने। IIT कानपुर ने किसानों की आय बढ़ाने, फसलों की बर्बादी से बचाने के लिए एक सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी विकसित की है। अगला प्रश्न है, वाराणसी वर्ष 2024 में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए भारत का पहला 3D डिजिटल ट्विन मैप बनाने वाला नगर बन सकता है, मतलब जल्द बन सकता है। 3D ट्विन मैप वाला पहला जो है सिटी बन सकता है वाराणसी। हालांकि पायलट प्रोजेक्ट पहले जयपुर में शुरू किया गया था। ठीक है, 10 किलोमीटर एरिया जो जयपुर का था, उसका डिजिटल ट्विन मैप बनाया गया था, लेकिन पूरे सिटी का पहली बार वाराणसी में बनाया जा रहा है। ये करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, प्रयागराज में लगभग 1300 करोड़ रुपए की लागत से भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ठीक है, ये बन रहा है लखनऊ में, कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश में, 1300 करोड़ रुपए की लागत से।
और ये सेंटर सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजनों के लिए देश का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर इसमें सही हो जाएगा ओनली 2। इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट है ओनली 2। आगे है, फरवरी 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री एस कृष्णन ने चिप डिजाइन में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नाइलिट है, ठीक है, जिसका आप कोर्स वगैरह करते हैं ट्रिपल सी का। तो नाइलिट के चिप डिजाइन के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन जो है ये कहाँ पे किया गया है? इसका उद्घाटन नोएडा में किया गया है। नाइलिट के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर चिप डिजाइन का उद्घाटन नोएडा में किया गया है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस अस्पताल में मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए रोबोटिक सर्जरी शुरू की जाएगी? तो ये रोबोटिक सर्जरी शुरू की जाएगी केजीएमयू लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए, केजीएमयू लखनऊ। 19 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला तेजस्वी किसान मार्ट का शुभारंभ किया जा रहा है? तेजस्वी किसान मार्ट का शुभारंभ किया जाएगा सोनभद्र में। सोनभद्र के घोरावल तहसील स्थित इमलीपुर गांव में राज्य का पहला तेजस्वी किसान मार्ट खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें पहला स्टेटमेंट है, भारत के वाराणसी में बीएचयू के शोधकर्ताओं ने फाइटोपैथोजेनिक कवक की एक नई प्रजाति एपिकोकम इंडिकम की खोज की है। ये सही है। एपिकोकम इंडिकम नामक एक नई प्रजाति यहाँ पर फंगस की डिस्कवर की गई है बीएचयू के शोधकर्ताओं द्वारा। अभी सेकंड स्टेटमेंट है, ताज महोत्सव 2025 का आयोजन आगरा में जश्न विरासत थीम पर आयोजित किया गया था। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसका आयोजन जो है ये किया गया था 18 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक शिल्पग्राम में, ताजमहल ईस्ट गेट पर स्थित शिल्पग्राम में। लेकिन इसकी थीम भी गलत दी है, जश्न विरासत नहीं, इस बार इसकी थीम थी धरोहर। धरोहर का मतलब होता है हेरिटेज, ठीक है, धरोहर इस बार थीम थी, ना कि जश्न विरासत। और फिर तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट है 1 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, सी। अगला प्रश्न है, आईटीबीएचयू देश का पहला तकनीकी संस्थान बन गया जहां पर पीएचडी थीसिस का सारांश हिंदी, संस्कृत और सभी भारतीय भाषाओं में प्रस्तुत किया जा सकेगा। पीएचडी थीसिस का सारांश हिंदी, संस्कृत और सभी भारतीय भाषाओं में प्रस्तुत किया जा सकेगा बीएचयू में। ये करेक्ट है। अयोध्या का राम मंदिर सालाना चढ़ावे के मामले में तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक स्थल बन गया है क्योंकि काफी सारे लोग विजिट कर रहे हैं वहां पे। ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। विश्व के सबसे बड़े इलेक्ट्रिकल शो इलेक्रामा 2025 के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है इसमें। इलेक्रामा पहला कथन है, इसका आयोजन 22 से 26 फरवरी 2025 तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में किया गया था। इसका आयोजन, ये सही है। इलेक्रामा का 16वां संस्करण था, 16th एडिशन। इसका आयोजन इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन द्वारा किया जाता है। ये सही। फिर थर्ड स्टेटमेंट, भारतीय विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का सबसे बड़ा और प्रमुख आयोजन है जो विद्युत क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है इलेक्रामा। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इलेक्रामा इज टू ब्रिंग टुगेदर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री। इलेक्ट्रिकल उद्योग से जितने जुड़े लोग हैं वो एक साथ आकर के यहाँ पर विचार विमर्श करते हैं। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, प्रयुक्त सभी। आगे है, 15 फरवरी 2025 को किसने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परिसर में कल्प वृक्ष संग्रहालय का उद्घाटन किया था? कल्प वृक्ष संग्रहालय का उद्घाटन लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला ने किया है। ऑप्शन नंबर ए, श्री ओम बिरला। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान गंगा और यमुना नदी के पानी में किस बैक्टीरिया का स्तर काफी बढ़ गया था? ये हमने डिस्कस किया, फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का स्तर काफी बढ़ा हुआ पाया गया था इसमें। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 10 से 25 फरवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश के 45 ब्लॉकों में फैलेरिया उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया गया था। ये सही है। मिर्जापुर यूपी की पहली डिजिटल नगर पालिका बनी है। मिर्जापुर हैज बिकम द फर्स्ट डिजिटल म्युनिसिपैलिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। ये सही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उत्तराखंड गौरव सम्मान से अलंकृत किया गया था फरवरी 2025 में। ये भी सही है। ये थर्ड स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड गौरव सम्मान एक प्राइवेट संस्था ने दिया है, उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। भारतीय पर्वतीय महासभा उत्तराखंड ने ये उत्तराखंड गौरव सम्मान योगी आदित्यनाथ जी को दिया है। उत्तराखंड गौरव सम्मान कोई स्टेट का अवार्ड नहीं उत्तराखंड का, ये ध्यान रखिएगा। वैसे यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, यहाँ पर भी डी।